We are live on YouTube. Thank you.
Hello, sir. हेलो सर, नमस्ते। हेलो 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 सर, हाँ, आपका हेलो आवाज आ सर, रहा है। आपकी आवाज आ हेलो 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 यस सर, वी कैन हियर यू। हाँ, सुनाई पड़ रहा है। हाँ, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है लेकिन। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हेलो अभी मैडम। हाँ, अभी ये वीडियो और ऑडियो दोनों भी आपका ऑन हुआ है। हाँ जी, मेरी वाणी सुनाई पड़ रही है। हाँ हाँ, सुनाई दे रही है, सुनाई दे रही है। जी हाँ जी हाँ। हाँ हाँ, तो मैं बोलूं? 2 मिनट सर, 2 मिनट। Let me first welcome and introduce, and then you can start, sir. नमो नमः। शारदा शारदां भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। श्रावण पौर्णिमायाः दिनं सर्वे संस्कृतानुरागिणः विश्व संस्कृत दिनरूपेण सभाजयन्ति। मुम्बै विद्यापीठस्य संस्कृत विभागः अपि प्रतिवर्षं सोत्साहं संस्कृत सप्ताहस्य आयोजनं करोति। एतमेव अनुसृत्य एतस्मिन् वर्षे अपि संस्कृत सप्ताह महोत्सवः आयोजितः मुम्बै विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागेन। अस्मिन् वर्षे तु नवरात्रि पर्वणः मङ्गलावसरे व्याख्यानमालारूपेण संस्कृत सप्ताहं सभाजयामः। अस्माकं परमभाग्यं यत् व्याख्यानमालायाः प्रथमवक्तारः उद्घाटकाश्च सन्ति परम आदरणीयाः कविवर्याः विद्वद्वरेण्यः अभिराज राजेन्द्र मिश्र महाभागाः। अत्र भवद्भ्यः सादरं प्रणामाः तथा च विभागतः हार्दं स्वागतम्। व्याख्यानेऽस्मिन् समागतेभ्यः ज्येष्ठविद्वज्जनेभ्यः प्राध्यापकवर्गेभ्यः तथा च विद्यार्थिगणेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः सर्वेभ्यश्च हार्दं स्वागतम्। I welcome you in the Sanskrit Week celebration program, which is being organized on the various topics related to Sanskrit. In this lecture series, eminent scholars Professor Abhiraj Rajendra Mishra, Professor Brajakishore Swai, Professor Girishnath Jha, and Shruti Kanitkar will deliver lectures. Today is the first day of the lecture series on the auspicious occasion of Navratri. I extend my best wishes to all of you
And once again, I welcome you, Professor Abhiraj Rajendra Mishra, sir. I welcome you all. And now over to you, Shobha Sahasrabuddhe, to introduce our eminent speaker. Namo Namaha. Let me briefly introduce our guest today, Dr. Abhiraj Rajendra Mishra. He is former Vice Chancellor of Sampurnananda Sanskrit University, Varanasi. He has served as head of the Department of Sanskrit at the Himachal Pradesh University, Shimla. He has also been a visiting professor at the University of Indonesia. He has been the recipient of the prestigious Padma Shri Award in 2020 for contribution to literature and education. Sahitya Academy Award was also conferred on him in 1988. His contribution to literature is really immense. He has composed 2 epics, many Shataka Kavyas, dramas, short stories, and others in Sanskrit, Hindi, Bhojpuri, and English. We welcome you, sir. It is really our great fortune to have as a speaker this great devotee of Vagdevi in this auspicious period of Navratri. I request you, sir, to start your speech. बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे कारण कल से लेकर आज तक आप लोगों को बड़ा व्यवधान झेलना पड़ा। यंत्र की खराबी के कारण ये असुविधाएं पैदा होती हैं और इसीलिए मैं ऑनलाइन बहुत कम कार्यक्रमों में भाग लेता हूं, क्योंकि बीच में कभी यदि कुछ व्यवधान पैदा हो गया तो सारा उत्साह और सारा प्रवाह एक प्रकार से नष्ट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि मेरी प्रारंभ से ही ये प्रकृति रही कि जब तक मैं अपने सामने अपने दर्शकों, अपने श्रोताओं, अपने प्रियजनों को देखता नहीं हूं, तब तक मुझे परितोष नहीं होता है। तीसरी बात यह है कि मैंने कभी जीवन में कोई लिखा हुआ लेख नहीं पढ़ा। मैं वही बात कहता हूं जो मुझे कंठस्थ होती है, संस्कार गम्य होती है और जिसे मैं बिना किसी विघ्न बाधा के सरलता पूर्वक कहता रहता हूं। तो प्रभु की कृपा से हमारा आपका संवाद अब स्पष्ट हो गया है। आशा है कि आप मेरा स्वर सुन रहे हैं। हेलो। यस सर, सुन रहे हैं। हाँ, ठीक है। पा रहे हैं। मुझे निर्देश मिला है आपकी ओर से कि अर्वाचीन संस्कृत कविता की नूतन प्रवृत्तियों के बारे में आपसे कुछ चर्चा करूं। इस विषय में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि संस्कृत कविता का आज का परिदृश्य पहले की अपेक्षा बहुत अधिक परिवर्तित हो गया है। जब हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विद्यार्थी थे, पिछली शताब्दी के 6-7वें दशक तक अध्यापकीय और शोध कार्य की अवधि में थे, तब उस समय भी संस्कृत कवि सम्मेलनों का केवल नाम भर सुनाई पड़ता था। कभी कभी ज्ञात होता था कि वाराणसी के
पंडितों का कोई संस्कृत सम्मेलन हुआ है, संस्कृत संगोष्ठी हुई है। इलाहाबाद में तो संस्कृत संगोष्ठी की कोई परंपरा ही नहीं थी। केवल विश्वविद्यालय के विभाग में पढ़ाई लिखाई होती थी। और ये बात अवश्य है कि मेरे गुरुजन बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे इलाहाबाद में। उनका शास्त्र ज्ञान और उनकी पैठ अद्भुत थी। लेकिन जहां तक कविता का प्रश्न है, संस्कृत लेखन का प्रश्न है, संस्कृत भाषा में कवित्व का प्रश्न है, उसकी परंपरा हम लोगों ने इलाहाबाद में कभी प्राप्त नहीं की। लेकिन धीरे धीरे समय परिवर्तित होता गया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1-2 दशकों के अनंतर हिंदी कवि सम्मेलनों की तरह संस्कृत में भी कवि सम्मेलन होने लगे। लेकिन उस समय के संस्कृत कवि सम्मेलनों में गीत परंपरा का तो नाम ही नहीं था। लोग मेट्रिकल संस्कृत पोइट्री में काव्य पाठ करते थे। कवियों को किसी न किसी छंद में विशेषज्ञता प्राप्त थी, लेकिन उनकी भाषा शैली और उनकी शब्दावली, उनके शब्दों का चयन इतना कठिन होता था कि मैं नहीं समझता कि सुनने वालों को तत्काल जो है उसका अर्थबोध हो जाए। अधिकांश संस्कृत के कवि स्वयं लिखते थे और स्वयं ही अपनी कविता को समझते भी थे। हमको अपने शोध कार्य करने की अवधि में, यानी 1967-68 के आसपास 1-2 बार काशी जाने का अवसर मिला। वहां पर कवि सम्मेलन की परंपरा थी और मैं उसमें शामिल भी हुआ। लेकिन उस समय हमने आचार्य बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते जी को और उनके ही जैसे अन्यान्य काशी के विद्वानों को जब सुना तो आपसे सच बताऊं, उनकी कविता का मर्म मेरी समझ में नहीं आया। क्योंकि उस जमाने में कवियों को श्रोताओं से जैसे कोई मतलब नहीं होता था। श्रोता हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं, उन्हें आनंद बोध हो रहा है कि नहीं, रसबोध हो रहा है कि नहीं, इसकी उनको कोई चिंता नहीं थी। वो एकदम आत्म केंद्रित होकर के अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार लिखते थे और उनका ऐसा प्रयत्न होता था कि हम ऐसी कुछ यमकालंकार की छटा प्रस्तुत करें, ऐसा अनुप्रास हम करें, प्रयोग में ले आए और इस प्रकार का हम कुछ विलोमोक्तियों का प्रयोग करें कि लोग उससे जो है आह्लादित हो उठे। आह्लादित होते भी थे लोग, लेकिन बस वही लोग जो उन्हीं की भावभूमि के उच्च कोटि के पंडित हुआ करते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बनने के बाद जब मेरे कवित्व का अंकुरण हुआ, हिंदी में तो मैं पहले से ही लिखता था, लेकिन और संस्कृत में भी मैंने इंटरमीडिएट में ही गुनगुनाना प्रारंभ कर दिया था, जबकि छंदस शास्त्र का मैंने अध्ययन नहीं किया था। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आकर के जब मैंने वृत्त रत्नाकर का अध्ययन किया और शुद्ध छंदों की रचना करने लगा, तो भगवती वीणा पाड़ी की कृपा से मेरे भीतर ऐसी भावना जागी कि मैं संस्कृत में भी कविता लिख सकता हूं। और तब मैंने मेट्रिकल संस्कृत पोइट्री तो लिखी ही, लेकिन उसके साथ साथ लिरिकल संस्कृत पोइट्री की ओर गीत परक शैली में भी मैंने गुनगुनाना प्रारंभ किया। और जब नगर के 2-4 कवि सम्मेलनों में मेरे उन गीतों की प्रशंसा हुई
और लोगों ने ये कहा कि आप तो इतना सरल लिखते हैं कि बिल्कुल हिंदी की तरह आपकी कविता है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि सचमुच ऐसी ही कविता की आवश्यकता थी और यही मेरे संस्कृत में लिखने का लक्ष्य भी था। मैं चाहता था कि संस्कृत कविता पर लगा हुआ यह जो आक्षेप है वह समाप्त हो जाए कि संस्कृत व्याकरण में इतनी जटिल है और इस प्रकार व्याकरण भार से बोझिल है कि उसे कोई समझ नहीं पाता। मैं चाहता था कि संस्कृत में ऐसी कविता लिखी जाए जो हिंदी की कविता की ही तरह सरल हो और उतनी ही मधुर हो, और उसी प्रकार से लोग उसको पढ़े जाने के समानांतर ही, समकाल ही उसको समझने भी लगे। और इस तरह से मेरी कविता का प्रारंभ हुआ। मैंने गीत लिखे और गीतों का धीरे धीरे प्रचार प्रसार होता गया। मैं बाहर के नगरों में भी आने जाने लगा और 10 साल के भीतर मेरा एक अच्छा स्थान संस्कृत गीतकारों में बन गया। इस बीच में मैंने और भी कुछ कवियों का अध्ययन किया। गीत गोविंद का भक्त तो मैं पहले से ही था, लेकिन आचार्य जानकी वल्लभ जी का मैंने अध्ययन किया, उनकी काकली का अध्ययन किया। निनादय नवीनामय वाणी वीणाम जैसे गीत को मैंने अच्छी तरह से गुनगुनाया। तो मुझे लगा कि इस प्रकार के गीत संस्कृत में लिखना कोई कठिन कार्य नहीं है और हमको इसी धारा में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे समय बीतता गया मित्रों, वैसे वैसे बाहर निकलने का अवसर मिला और तब मैंने देखा कि मेरी ही परंपरा के मेरे कुछ और इस पीढ़ी के मित्र हैं जो इस प्रकार की कविता को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने मिलकर के एक संकल्प किया उत्तर भारत में कि हम लोग संस्कृत को लोकप्रिय बनाएंगे, संस्कृत को इतनी सरल बनाएंगे जितनी की हिंदी कविता होती है। और ऐसा नहीं है कि हम छंदों का विरोध कर रहे हैं। छंद में भी हमने लिखा, हमारे 2 महाकाव्य तो छंद परंपरा में ही लिखे गए हैं। इसके अतिरिक्त मैंने 20-25 खंड काव्य जो लिखे वे भी छंद परंपरा में ही लिखे गए हैं। यहाँ तक कि मैंने विद्वानों और पंडितों की रुचि को दृष्टि में रख करके मैंने अश्वघाटी जैसे छंदों का भी प्रयोग किया, जिसको समझ पाना आज के जमाने में बहुत कठिन है और शायद पूरे देश में 2-4 व्यक्ति ही ऐसे होंगे जो अश्वघाटी में लिखने का साहस कर पाते होंगे। वो परंपरा उठ गई, उसकी चर्चा मैं विस्तार से अभी आगे करूंगा। लेकिन मैंने पाठकों को अलग अलग कक्षा में वितरित करके उनके मन का लिखा। बच्चों के लिए अलग लिखा, विद्यार्थियों के लिए अलग लिखा, पंडितों के लिए अलग लिखा। जो लोग संस्कृत भाषा को जिन्होंने पढ़ा नहीं है BA MA में या शास्त्रीय आचार्य में, उनके लिए मैंने संस्कृत के गीत अलग लिखे। तो इस प्रकार मैंने श्रोताओं को और संस्कृत के भक्तों को, संस्कृत के अनुगतों को उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग कल्पना करके उनके अनुकूल मैंने संस्कृत कविता को विविध रूपों में ढाला। मेरा साहित्य जब लोग पढ़ते हैं तो उनको अनेक ध्रुव उसमें दिखाई पड़ते हैं। सहसा किसी को विश्वास नहीं होता कि एक ही व्यक्ति इतने प्रकार की कविता कैसे लिखेगा, लेकिन मैंने उसे लिखा। ये माँ वाणी की कृपा ही थी कि महाकाव्य भी है, खंड काव्य भी है, मैंने यक्षगान भी लिखा, मैंने दंडक भी लिखे, मैंने गीत परंपरा में भी लिखे और लोकगीतों का तो मैंने उद्धार ही किया। लोकगीत जितने मैंने लिखे शायद ही किसी ने उतना गहन अध्ययन किया होगा और उतने लोकगीत लिखे होंगे। लेकिन आज मैंने जो है संस्कृत में मैंने पंजाब के भांगड़ा गीतों तक को उसी परंपरा में उतारा, राजस्थान के झूमर नृत्यों को भी उसी परंपरा में उतारा।
बंगाल के बाउल गीतों को उन्हीं की धुन और उन्हीं की शैली में संस्कृत में उतारा। मेरे गीतों में कहीं पर गलेबाजी नहीं है, मेरे गीतों में कहीं पर आयास पूर्वक उसको बैठाया नहीं गया है। मैं अपने गीतों में इतनी स्वाभाविकता के साथ आगे बढ़ता हूं कि जो मूल भाषा का लोकगीत है लगभग उसी प्रकार का मेरा अपना गीत भी होता है। तो ये मेरा अपना परिश्रम था, शायद ये मेरी अपनी तपस्या और मेरा गहन अध्ययन था, जिसके कारण मैं संस्कृत में इतना आगे बढ़ पाया। मेरा ये संकल्प था, मेरी ये प्रतिज्ञा थी कि मैं कोई ऐसी चीज अपने जीवन में नहीं लिखूंगा जो पहले लिखी जा चुकी है। मैं संस्कृत में उसी प्रकार की कविता लिखूंगा, वही सब कुछ लिखूंगा जो पिछले 2000 वर्षों में या तो बिल्कुल अनछुआ है, बिल्कुल नहीं लिखा गया है, या जिसकी ओर लोगों की दृष्टि बहुत कम गई। इसलिए मैंने जानबूझ करके ऐसे प्रसंगों को अपनी कविता में ज्यादा उतारा। मैंने देखा कि विद्युन्माला छंद बहुत कठिन होता है। विद्युन्माला छंद के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर दीर्घ होते हैं। अब 8 अक्षर दीर्घ हो ऐसी शब्दावली को एकत्र करना कितना कठिन काम है, आप समझ सकते हैं। 1-2 छंद लिखना हो तो काम चल भी सकता है, लेकिन मैंने उसमें शतक लिखा। विद्युन्माला शतकम में विद्युन्माला जैसे छंद में 100 कविताएं लिखना ये एक प्रकार से बहुत बड़ा चैलेंज ही है, लेकिन मैंने उसे लिखा ताकि लोग ये विश्वास करें कि संस्कृत में सर्जना की संभावनाएं अभी भी कम नहीं हुई हैं और संस्कृत में वह सब कुछ लिखा जा सकता है जो कि पहले लिखा गया है और जिसकी परंपरा बीच में टूट चुकी है। मैंने लघु अक्षर की भी कविताएं लिखी। लघु अक्षर की कविता में आप जानते हैं कोई भी उसमें एक भी अक्षर दीर्घ नहीं होना चाहिए, सारे अक्षर जो है उसमें लघु मात्रा में ही होने चाहिए। ऐसी कविता लिख पाना ये भी एक बहुत बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन हमारे पूर्ववर्ती कवियों ने पहले की परंपरा में इसको लिखा था। 1200 वर्षों की गुलामी में जब संस्कृत का पठन पाठन शिथिल हो गया तो हमारी जाने कितनी परंपराएं छूट गईं। आज अनुलोम विलोम लिखना बहुत कठिन कार्य है। आज केवल पवर्ग की कविता लिखना कठिन काम है, केवल तवर्ग की कविता लिखना कठिन काम है, स्पर्श वर्णों में ही कविता लिखना कठिन काम है। लेकिन हमारे पूर्व युग के जो कवि थे, आप उनकी कविताएं पढ़ें, ये सारी जादूगरी, सारा इंद्रजाल संस्कृत कविता में दिखाई पड़ता है। संस्कृत कविता की शक्ति इतनी अपार है कि जिसके ऊपर भगवती वाणी की कृपा हो जाए, सरस्वती की कृपा हो जाए, वह संस्कृत में किसी भी प्रकार की कुछ भी कविताएं कर सकता है। अब मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा अपने मूल विषय की ओर कि आज संस्कृत कविता की जो नई प्रवृत्तियां हैं वो क्या हैं। देखिए, प्रवृत्तियां जो है मेरी दृष्टि में 2 प्रकार की हैं, क्योंकि कविता में जो है एक तो कविता का शरीर होता है और एक कविता की आत्मा होती है। कविता के शरीर से मेरा मतलब है पदबंध, शब्द और अर्थ की समष्टि जिसमें कविता लिखी जाती है, वह उसका शरीर है, वह उसका स्थूल रूप है। लेकिन कविता में जो भावना कवि व्यक्त करता है, जो प्रमेय प्रस्तुत करता है, वह उस कविता की आत्मा है, वह उसका कथ्य तथ्य है। तो परिवर्तन, नई प्रवृत्तियां दोनों ही क्षेत्रों में आई हैं। कविता में, आज की संस्कृत कविता में उसकी आत्मा भी बदली है और उसका शरीर भी बदला है। शरीर तो इस माने में बदला है, शरीर इस माने में बदला है कि आज संस्कृत कविता में केवल शार्दूल, विक्रीडित, श्रद्धरा, मालिनी और शिखरणी जैसे छंद ही नहीं लिखे जा रहे हैं, बल्कि आज गीत परंपरा का बोलबाला है। आज संस्कृत में गजलें लिखी जा रही हैं। आज संस्कृत में विदेशी छंदों को भी लेकर के हमारे कुछ मित्र रचना कर रहे हैं, जैसे हाइकू है, तानका है,
सीजो है। इनमें से ये छंद जो है प्रायः जापान के हैं, उत्तर कोरिया के हैं और अन्य स्थानों के हैं। सॉनेट की परंपरा संस्कृत में बहुत पहले ही आ चुकी थी, अंग्रेजी जमाने में ही। वह भी जो है अंग्रेजी काव्यशास्त्र से आया हुआ है। तो ढेर सारे ऐसे मतलब शारीरिक परिवर्तन हुए हैं जो कि संस्कृत में आए हैं। मैं 3 वर्ष इंडोनेशिया में रहा, बाली द्वीप में। तो बाली द्वीप का जो उनका अपना छंद है मचपत, मचपत में भी करीब 48 नए नए छंद हैं जो कि भारत के लिए एकदम बिल्कुल नए हैं। लेकिन मैंने उनमें भी कुछ कविताएं लिखी, उनका मैंने बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया, क्योंकि मैं इस माने में विशुद्ध रूप से भारत में सीमित हूं। मैं चाहता हूं कि संस्कृत को उसके घर में प्रतिष्ठा दी जाए। जबरदस्ती जो है विदेश के छंदों को और विदेशी मानसिकता को, विदेशी चेतना को संस्कृत में उतारने की जरूरत नहीं है। हमारे पुरखे जो कुछ नहीं कर पाए हैं या जो छोड़ गए हैं हमारे लिए, यदि हम उसी को परिपूर्ण कर सकें तो शायद हम उनके प्रति अनिर्ण हो सकते हैं। तो हम विदेशी तानका छंद या हाइकू छंद लिखने से ज्यादा अच्छा है कि हम अपने देश के जो लोकगीत हैं हम उनका प्रयोग करें। हम जो है गुजरात के गरबा गीत को, डांडिया रास के गीत को और आपके महाराष्ट्र की यात्रा को और अन्य प्रांतों के लोकगीतों को यदि हम संस्कृत में सरलता पूर्वक उतार सकें तो शायद हमारी ये बहुत बड़ी सफलता होगी। लेकिन जब मैं लोकगीतों के उतारने की बात करता हूं तो कृपा करके मुझे गलत न समझे, मैं सिनेमैटिक ट्यून के गीतों के बिल्कुल विरुद्ध हूं। मैं किसी कीमत पर नहीं चाहता कि कोई संस्कृत कविता जो है किसी सिनेमा की राग पर लिखा जाए और उसको जबरदस्ती तोड़ करके, खींच करके और अपने गलेबाजी के बल पर तोड़ मरोड़ करके उसको सिनेमा के गीतों की राग में ढाल करके उसको गाया जाए। ऐसी कोई जरूरत नहीं है। यदि आप में प्रतिभा है तो आप स्वयं अपनी रागों का निर्माण करें और उन रागों में अपने गीतों को ये आप ढालें। मेरे मित्र संपूर्ण राष्ट्र में जानते हैं कि यदि मैंने 1500 गीत लिखे हैं तो 1500 रागें भी मैंने बनाई हैं। मैं अपने गीतों की राग जो है, मैं अपने गीतों का तरन्नुम पहले बनाता हूं और गीत मैं बाद में लिखता हूं। यही कारण है कि मेरा गीत मेरी तरह वही गा सकता है जिसने कि मुझे या तो सुना हो या फिर उसने मेरे कैसेट अपने पास रखे हो, जिसका ऐसा अभ्यास हो। वैसे जो संगीतकार है, जिसको भगवान ने कंठ दिया है, उसको मेरी नकल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे गीत इतने सरल हैं कि उनको कोई भी गायक किसी भी प्रांत का हो, वो उसकी धुन अपने आप बना सकता है। वो धुन हो सकता है कि मुझसे थोड़ी भिन्न हो, लेकिन वह निश्चित रूप से मेलोडियस होगी, वह लयवाही होगी, उसमें संगीतात्मकता होगी और उसमें जो है प्रभावोत्पादकता होगी। तो ये मेरी अपनी परंपरा रही, इसलिए मैंने संस्कृत को अपने चहारदीवारी में, भारत की चहारदीवारी में, भारत की सीमा में आबद्ध करके मैंने संस्कृत का विकास किया। मैंने अपनी देसी परंपराओं को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया ताकि लोग ये समझें कि संस्कृत में अभी भी बहुत ज्यादा संभावनाएं लेखन की हैं। तो जैसा मैंने बताया कि मैंने यक्षगान भी लिखे, जबकि यक्षगान जो है ये जो है कर्नाटक की परंपरा है। दक्षिण कर्नाटक में यक्षगान लिखे गए, लेकिन मैंने देखा कि ये परंपरा इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है कि इसको उत्तर भारत में भी पॉपुलर होना चाहिए। तो मैंने औदीच्य यक्षगानम नाम से मैंने कविता की एक परंपरा निकाली और मैंने करीब 15 यक्षगान लिखे जो कि औदीच्य यक्षगानम के नाम से प्रकाशित हैं राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा। इसी तरह से हिंदी की कुछ कविताएं, हिंदी के कुछ छंद रीति काल में अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर थे, जैसे घनाक्षरी है, सवैया है,
सोरठा है, दोहा है और बरवे छंद है, कुंडलिया है। तो इस तरह के जो छंद रीति काल में अत्यंत प्रसिद्ध के शिखर पर थे 17वीं 18वीं शताब्दी में, इनका भी प्रयोग महामहोपाध्याय भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने जो है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में उन्होंने अपनी कविता में इनका प्रयोग किया था। और ये सब जयपुर वैभवम नामक उनके संग्रह में प्रकाशित हैं। और इन छंदों के माध्यम से आचार्य प्रवर ने बड़ी कीर्ति प्राप्त की, क्योंकि हिंदी के उन छंदों में बड़ा सौंदर्य था और बड़ी मनोमुग्धकारी आकर्षण की भावना भी थी, इसलिए उनको इससे बड़ी कीर्ति मिली। लेकिन भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के बाद या तो प्रतिभा का अभाव हो गया या फिर किसी ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। इन छंदों को संस्कृत में बहुत दिनों तक किसी ने नहीं लिखा। मैंने अनुभव किया कि इस अवरुद्ध धारा को एक बार फिर आगे बढ़ाना चाहिए, तो मैंने इस तरह का एक नया जो है उस टूटी हुई परंपरा को फिर से जोड़ा और मैंने 100 सवैया छंद लिखे, 100 घनाक्षरी छंद लिखे, 100 दोहे लिखे, 100 सोरठे लिखे, इसी तरह से 100 बरवे, 100 कुंडलिया और 100 जो है मैंने इस प्रकार के और छंद लिखे। और इस प्रकार का एक बड़ा भव्य संकलन फिर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने, जो अब विश्वविद्यालय हो गया है, उसने फिर एक मेरा संग्रह प्रकाशित किया जिसका नाम है जो है सप्तवेणी। इस सप्तवेणी में 7 प्रकार के जो हिंदी छंद हैं, उन हिंदी छंदों का मैंने संस्कृत में सफलता के साथ प्रयोग किया और वो अत्यंत लोकप्रिय हुए। सारे छंदों का मैंने नामकरण किया, जैसे घनाक्षरी वो तो हिंदी और संस्कृत में एक जैसा है, सवैया ये सपादिका है, दोधकम ये दोहा है। यद्यपि संस्कृत का दोधक छंद हिंदी के दोहे से बिल्कुल अलग है, लेकिन दोहा शब्द दोधक से ही आएगा। सौराष्ट्रकम ये सोरठा है। बरवे का मुझे कहीं पर कोई पर्याय नहीं मिला, पूरे कोश में मैंने देख डाला तो मैंने उसका स्वयं नामकरण किया वरवृत्तम। और ये वरवृत्तम शब्द भी देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी को बहुत पसंद आया और कहा कि आपने बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल यथार्थ नाम आपने रखा है, वरवृत्तम से ही बरवे शब्द निकला होगा। तो इस तरह के मैं प्रयोगवादी एक प्रकार से कवि हूं और मैं प्रयोगों में विश्वास करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि प्रयोग की जो कविता है ये आगे आने वाली पीढ़ी का बड़ा कल्याण करती है। इससे जो है आगे की पीढ़ी का बड़ा कल्याण होगा। लोग जब हमारी रचनाओं को पढ़ेंगे तो वो समझेंगे कि इसी के आधार पर हम अपनी बात भी कह सकते हैं। तो इस तरह से मैंने नाना प्रकार के प्रयोग किए, ढेर सारे छंदों का मैंने स्वयं आविष्कार किया। मेरा एक छोटा सा ग्रंथ आया है जिसका नाम है छंदोभिराजीयम। तो छंदोभिराजीयम में मित्रों मैंने करीब जो है 52 नए छंदों का आविष्कार किया। ये 52 नए छंद हमारे युग के जो हमारे कवि हैं, जिनमें से अब कुछ लोग नहीं भी रह गए, कोरोना काल में चले गए, उनके नाम को अजर और अमर बनाने के लिए मैंने उनके नाम पर नए नए छंदों का निर्माण किया। जैसे विजय रथ छंद ये श्रीनिवास रथ जी का स्मरण कराता है। इसी तरह से रेवा छंद ये रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का स्मरण कराता है। तो इस प्रकार अपने मित्रों के नाम पर, जो कि अखिल भारतीय स्तर के हैं, उन सब के नाम पर मैंने नए छंदों का आविष्कार किया और आने वाली पीढ़ी को एक नया मार्ग बताया कि आप यह मत समझें कि संस्कृत कविता बस उतनी ही है जितनी कि आप पढ़ रहे हैं। संस्कृत कविता में अभी भी मित्रों इतनी बड़ी संभावना है कि उसके लिए मैं केवल एक ही वाक्य बताऊंगा, कहूंगा कि हमारे यहाँ छंदों की जो वैरायटी है वो लगभग 13 करोड़ से ज्यादा है। 13 करोड़ से ज्यादा छंद बनने संभव हैं, जबकि हमारे रामायण और महाभारत में केवल 18 छंद
और 32 छंदों का प्रयोग है। जो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ईपिक है, रामायण और महाभारत, उन ग्रंथों में भी भगवान वेद व्यास को और वाल्मीकि को 18 छंदों में ही काम चल गया, 32 छंदों में ही काम चल गया, जबकि छंदों की संभावना ये 13 करोड़ है। तो यदि हम हर एक छंद का एक एक श्लोक भी लिखना चाहें तो हमारी पूरी जिंदगी सिरा जाएगी और हम छंदों के उस पार नहीं जा पाएंगे। तो संस्कृत में ये जो नई प्रवृत्तियां आई हैं, ये अनेक प्रकार की, जैसा है मैंने बताया कि ये तो मैंने भाषा की प्रवृत्तियां बताई, शरीर की प्रवृत्तियां बताई कि संस्कृत की जो है उसकी देह, उसकी भाषा बदली है, उसका शरीर बदला है। जो लोग मेट्रिकल या लिरिकल पोइट्री नहीं लिख सकते किसी कारण से, वो लोग छंदो मुक्त परंपरा में लिख रहे हैं। ये भी एक नई प्रवृत्ति है, एक नई टेंडेंसी है, क्योंकि छंदो मुक्त परंपरा में पहले हमारे यहाँ कोई इस प्रकार की कविता नहीं लिखी गई है। हाँ, उपनिषदों में कुछ हमारी अभिव्यक्तियां जरूर इस प्रकार की प्रतीत होती हैं, लेकिन हमारी परंपरा तो ये रही कि हमारा पूरा आयुर्वेद भी, हमारा पूरा कामशास्त्र भी, हमारा पूरा स्थापत्य शास्त्र भी सब जो है पद्यबद्ध है, सब जो है कविता पहले है और शास्त्र जो है बाद में है। तो कविता के बिना तो हम आगे बढ़ते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने छंद में लिखी जाने वाली कविता का रास्ता छोड़ करके उन्होंने छंदों मुक्त कविता का सहारा लिया, और उस प्रकार के कवियों में भी बहुत से लोगों ने बड़ी कीर्ति प्राप्त की। हमारे पंजाब में डॉक्टर देवदत्त भट्टी जी हैं, हमारे जो है देवदत्त भट्टी जी हैं। दिल्ली में इसी तरह से जो है अनेक कवि हैं, और एक डॉक्टर अरुण रंजन मिश्र जी हैं शांति निकेतन में। इन लोगों की कविताएं पढ़ते ही बनती हैं। उड़ीसा में हमारे केशव चंद्र दास जी हैं, वो प्रारंभ से ही छंदों मुक्त कविता लिख रहे हैं। भाई हर्षदेव माधव जी हैं, वो छंदों मुक्त कविता लिख रहे हैं। दक्षिण भारत की परंपरा में भी ढेर सारे ऐसे लोग हैं, डॉक्टर पंडा इत्यादि, रविंद्र कुमार पंडा इत्यादि, जो इस कला में बहुत ही सिद्धहस्त हैं, पारंगत हैं। आपके महाराष्ट्र में भी जो है अनेक हमारे परिचित कवि हैं जो कि इस प्रकार की कविता बराबर लिख रहे हैं। तो ये भी एक अपनी एक पद्धति है, और इस पद्धति में भी कवि अपने हृदय की अभिव्यक्ति अच्छी तरह से करता है। तो ये जो है शारीरिक प्रवृत्तियों की कविता थी, लेकिन जैसा मैंने बताया कि शरीर के साथ साथ अर्वाचीन संस्कृत कविता की आत्मा भी बदली है। आत्मा पहले हमारी संस्कृत कविता में जैसा भी हो, घुमा फिरा करके वही पुराण, वही रामायण, वही महाभारत और वही वेद की ऋचाएं कुल मिला करके उपजीवी के नाम पर यही साहित्य मिलता था। और उसमें आई हुई जो पौराणिक कथाएं हैं, जो भावनाएं हैं, उन्हीं भावनाओं का पल्लवन हमारे कवि किया करते थे। जो कुछ लिखा गया है ब्रिटिश शासनकाल में 19वीं और 20वीं शताब्दी की संस्कृत कविता में, वह एक प्रकार से रिप्रोडक्शन है, वह एक प्रकार से पुनः सर्जना है प्राचीन महाकाव्यों की। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी कविता का विषय बहुत बढ़ गया। उसके कई कारण हैं। एक तो यह कि संस्कृत का क्षेत्र अपने देश की चहारदीवारी को पार करके पूरे विश्व में व्याप्त हो गया। आज संस्कृत केवल भारत की ही भाषा नहीं है, बल्कि वह यूरोप के प्रत्येक विश्वविद्यालय में पढ़ाई जा रही है। आज संस्कृत पर अभिमान करने वाले केवल भारतीय ही नहीं है, बल्कि जो है विश्व संस्कृत सम्मेलन की सदस्यता के नाते संपूर्ण विश्व भाषा के रूप में संस्कृत को प्रतिष्ठा दे करके अपने को संस्कृत के साथ जोड़े हुए हैं। आज विदेशों में भी बहुत से ऐसे मेरे मित्र हैं जो कि अच्छी कविता संस्कृत में लिख रहे हैं, जबकि वे भारतीय नहीं है, भारत से गए हुए लोग नहीं हैं, बल्कि वे उसी अपने देश में पैदा हुए हैं और अपने देश के संस्कार के बल पर वे संस्कृत में कविता लिख रहे हैं।
और बहुत अच्छे दर्जे की कविता लिख रहे हैं। तो इस प्रकार जब संस्कृत का क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया, आए दिन लोग विदेश की यात्रा करने लगे, रूस जाने लगे, जर्मनी जाने लगे, फ्रांस जाने लगे, इंग्लैंड जाने लगे। सांस्कृतिक परिषद के माध्यम से अनेक देशों के साथ हमारा जो है संपर्क बन गया, वहां पर जो है अध्ययन के पीठ स्थापित हो गए। तो स्वाभाविक था कि जो व्यक्ति क्रिएटिव जीनियस का जो कवि बाहर जाएगा वो वहां की संवेदना को जरूर संस्कृत में व्यक्त करेगा। तो ऐसे अनेक कवियों ने बाहर वैदेशिक चेतना को भी अपनी कविता का लक्ष्य बनाया है। मैंने स्वयं अपने 3 वर्षों के प्रवास में बाली और जावा में रह करके बाली और जावा की संस्कृति को अपनी कविता में व्यक्त किया है, जिसका मैं यहाँ विस्तार नहीं करना चाहता। लेकिन बाली विलासम काव्य में और हमारा जो मृगांक दूतम नाम का दूत काव्य है उसमें और मेरी फुटकर रचनाओं में यदि कोई पढ़े तो उसको जो है जावा सुमात्रा के जंगलों में चिघाड़ते हाथियों का वर्णन और वहां की प्रकृति का वर्णन, वहां के सागर तटों का वर्णन इतना मादक सौंदर्य के साथ मिलेगा कि वह क्षण भर के लिए स्वदेश को भी भूल जाएगा। हमारे अनुजकल्प डॉक्टर कई लोग हैं उसमें नाम, जैसे हमारे लखनऊ के डॉक्टर पांडे जी हैं, वे फ्रांस में रहे। हरिदत्त शर्मा जी अनेक बार वैदेशिक यात्राओं पर बाहर रहे, कई देशों में उन्होंने यात्राएं की। राधा वल्लभ त्रिपाठी जी वह अनेक बार अनेक स्थानों की यात्रा पर रहे। ये लोगों ने, दिगंबर महापात्र इन्होंने रूस की यात्रा की, पद्म शास्त्री इन्होंने रूस की यात्रा की और अपने क्रिएटिव होने के नाते अपने समय का सदुपयोग किया और इन्होंने वहां रहते हुए भी वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता को लेकर के रचनाएं की। कुछ हमारे ऐसे महापंडित, हमारे प्रवर कवि थे जो किसी माध्यम से अमेरिका इत्यादि की यात्रा पर गए, शायद वो पर्यटन के ही लिए गए हों, लेकिन वहां जाकर के उन्होंने वहां की सभ्यता और संस्कृति को जिस रूप में देखा उसमें उन्होंने अपनी कलम चलाई। और इस दृष्टि से देखा जाए तो आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का नाम मैं सर्वोपरि रखना चाहता हूं, जिन्होंने अमेरिका पर ऐसी अद्भुत कविता लिखी। आई नील नदी को संबोधित करके उन्होंने मिस्र देश की देहात्मवादी संस्कृति पर जो कविता लिखी लगभग 300 छंदों में, और जिस प्रकार की कविता उन्होंने और अन्य जो है वैदेशिक यात्राओं पर लिखा, वह संस्कृत की बहुत बड़ी निधि है, वह बहुत बड़ी निधि है और उस कविता को पढ़ करके बड़ा आनंद आता है। इसी तरह से सुभाष वेदालंकार जी अपने पुत्र के साथ बहुत दिन तक अमेरिका में रहे। उन्होंने लगभग पूरे अमेरिका को की यात्रा की और जहां जहां गए वहां का वर्णन उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से कविता में उतारा। तो इन कवियों के माध्यम से संस्कृत कविता में चेतना और संवेदना का भी एक परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। आज संस्कृत कविता में हम अमेरिका की संवेदना को, फ्रांस की संवेदना को और विदेश की सारी संवेदना को हम देख सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ झांसी की रानी है, वैसे ही जो है उन देशों में भी स्वाधीनता संग्राम के सेनानी हैं। हमारे यहाँ जैसे रूप सौंदर्य की प्रतिमा के रूप में रति है, जैसे पद्मिनी है, जैसे अप्सराएं हैं, उसी प्रकार की विदेशों में भी मोनालिसा है, यूरोपा है। इनसे प्रभावित होकर के हमारे कवियों ने उच्च कोटि की कविताएं लिखी। और डॉक्टर कमलेश दत्त जी की त्रिपाठी की जो कविता है मोनालिसा पर, यूरोपा पर, वह संवेदना की दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की है। उसको देखने जानने की जरूरत है। मित्रों, इस तरह से आधुनिक अर्वाचीन संस्कृत कविता ने पहले तो अंगड़ाई ली, लेकिन अब अंगड़ाई लेकर के, करवटें लेकर के वह नाना प्रकार की मुद्राओं में उठ बैठी है। और आज की संस्कृत कविता को पहचानना
और उसका मूल्यांकन कर पाना बहुत कठिन कार्य है। कठिन कार्य इसलिए भी है कि संस्कृत पहले भी राष्ट्रभाषा थी और आज भी सरकार मान्यता दे न दे, जनता मान्यता दे न दे, लेकिन कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो कल होने वाले सूर्योदय की तरह अटल होते हैं। इसी तरह से संस्कृत का राष्ट्रभाषा होना यह किसी की मान्यता पर आधारित नहीं है, बल्कि यह उस कोरे सत्य पर आधारित है जो सत्य उसे संपूर्ण भारत की एकमात्र भाषा बताता है। संस्कृत पहले भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक बोली जाती थी और आज भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पंजाब से लेकर के सिंध से लेकर के और नागालैंड तक यदि कोई भाषा समान रूप से पढ़ी, समझी, बोली और लिखी जाती है तो वह केवल संस्कृत भाषा है। इसलिए संस्कृत के साहित्य को सांगोपांग पढ़ पाना, सांगोपांग उसका जो है अध्ययन कर पाना, ये जीवन का बहुत बड़ा स्वप्न है। मैं सौभाग्य से साहित्य अकादमी में इन दिनों संस्कृत भाषा का संयोजक हूं। अब मेरे 5 वर्ष के कालखंड का कार्यावधि का लगभग अंतिम अंश चल रहा है, जो है दिसंबर तक। लेकिन इस अवधि में मैंने ये अनुभव किया है कि संपूर्ण राष्ट्र में संस्कृत की इतनी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं कि उन प्रतिभाओं को ढूंढ ढूंढ करके निकालने की आवश्यकता है। मैंने अपनी संस्कृत प्रतिभा नाम की पत्रिका में ऐसे लगभग 54-55 नई प्रतिभाओं को मैंने खोजा और उनको मैंने पहली बार उनकी कविता को, उनकी रचना को मैंने प्रकाशित किया। मुझे इस बात का बड़ा संतोष है, गर्व है कि हमने संस्कृत की जो अखिल भारतीयता है उसकी मैंने रक्षा की और संस्कृत को किसी एक प्रांत में या किसी एक क्षेत्र में, दाक्षिणात्य और औदित्य जैसे क्षेत्र में मैंने उसको कभी बांधा नहीं। मेरा ये विश्वास है कि संस्कृत हर एक राज्य में मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, उसका एक मंगलमय भविष्य है और आगे आने वाले समय में जो है संस्कृत का जो ये युग है ये और भी आगे बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि अपनी कुछ 2-3 कविताओं का आपको उदाहरण थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि मैंने किस तरह से परंपरा का निर्वाह किया है। तो जैसे मैंने बताया कि मैंने जो है नई शैली की कविता जब शुरू की तो मैंने पहले जो है उसमें लघु अक्षर की कविताओं को लिखा। लघु अक्षर की कविताओं में बड़ा कठिन कार्य होता है जिसमें कि कोई दीर्घ अक्षर नहीं आना चाहिए, इसमें अर्थावगति में भी कोई बाधा नहीं आनी चाहिए और व्याकरण का संधि इत्यादि का कोई दोष तक नहीं होना चाहिए। तो आप समझें कि कितना जो है कठिन ये अभ्यास है। लेकिन मैं आपको केवल एक छंद सुनाऊंगा अपने पराम्बा दंडकम से, सुनिएगा। जय जननी दुरित चय हरणि तरणी भव जल निधि दिय सतत भय मुपहर हर हर निधि निचय जनित कटु कलुष सरणी चय पशुपति चरण कुशल कुवलय मधुसुर तर शरण पटुमनि मधुकरी गजवदन सुर सरित तनु रथ घन सख सख मुख विगु विदु सतमृत हित निखिल गरल निभ हृदय विकृति मई सकल भुवन भर मन वह वह। ये दूरी होने के कारण, यंत्र पर प्रस्तुत करने के कारण संभव है कि आपको उतना आनंद न आए। सामने प्रस्तुत कविता का आनंद ही कुछ और होता है, लेकिन आपको एक मानगी मिली होगी कि इस कविता में एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जो कि दीर्घ कोटि का हो और इसको पढ़ करके आपको तत्काल जो है इसके आनंद की अनुभूति होती है। मैंने जो हिंदी की कविताओं को ढाला तो उसमें जो है मैंने बताया कि मैंने घनाक्षरी और सवैया इत्यादि इन सबको जो है सामने रखा। तो आपको एक सवैया छंद का एक उदाहरण दे रहा हूं। राधा और कृष्ण का वर्णन है। यमुना तट केली कला निपुणम वृषभानुसुताशित वाम पदम
नवनीत वलाहक पीन तनुम कलया हृत काम कुमार मदम वरमेदु निनाद परंपरयैव वशीकृत लोक मुदार वरम मधुराधिपतिम कलयामि मुदा ब्रज वल्लवी रम्य दुकूलरम। जैसे हिंदी में सवैया छंद होता है, उसी तरह से संस्कृत में भी पूरा का पूरा जो है उसी पद्धति में ये लिखा गया है। तो इस तरह से जो है एक छंद आपको घनाक्षरी का सुना रहा हूं। इसमें जो है एक छंद में भगवती दुर्गा का आवाहन है, दुर्गा का आवाहन है कि शैल पुत्रिकापि सौम्य मानसापि दर्पकाक्षि लक्ष कोटि वार में तदेव संस्कृतम मया सर्वथा प्रमाणितम पुराण श्रद्ध वीर्त कैन गाथया निपर्षिणाम तपस्विनाम कया कया प्रत्ययोज्य किंतु मग्न भूत एव लोक्यते स दर्शिता न मयि उदारता भवामि यत्त्वया धूलिकर्द में लुठामि मृत्यु वक्त मुत्तरामि नाम शेषताम भजाम उपयोक्षितो हम अम्बया। तो ये जो है घनाक्षरी की कविता है, घनाक्षरी पद्धति में लिखी गई है। मैंने बच्चों की कविताओं की भी एक परंपरा नई आई संस्कृत में। बच्चों की कविताओं पर मेरा कौमारम नाम का खंड काव्य निकला। कौमारम, इसको जो है साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार भी दिया गया। और इस कविता में मैंने बच्चों को अक्षर परिचय से लेकर के गुणा भाग इत्यादि सारी पद्धतियां मैंने कविता के माध्यम से समझा दी। जैसे हिंदी में पढ़ाते हैं क माने कबूतर, ख माने खाट, इस तरह से इस पद्धति में मैंने संस्कृत में बच्चों को कविता सिखाई। कह सूचयति कपोतम कमलम खह कथयति खद्योतम गह सूचयति गवाक्षम गरुड़म घ घंटाम घनपोतम। कह सूचयति कपोतम कमलम, अब आगे चित्र भी बना है कपोत का, कमल का। बच्चे को कविता भी कंठस्थ होती जा रही है और इस तरह से वो सारे अक्षरों का ज्ञान भी प्राप्त कर रहा है। और उसकी बढ़ती उम्र के साथ उसकी कविता का क्षेत्र भी बढ़ता चला जाता है। वह पहले अपने परिवार को पहचानता है, फिर विद्यालय को पहचानता है, फिर समाज को पहचानता है, फिर जो है वो तीज त्योहार का अनुभव करने लगता है। तो इस पद्धति से हमने कविताएं लिखी और उन कविताओं में एक प्रकार का जो है आनंद जो है मिलता है। तो इस तरह से जो है संस्कृत में नई प्रकार की कविताएं हैं। और अंत में मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको लोकगीत का पढ़ करके इस प्रसंग को समाप्त करना चाहूंगा। लोकगीत बंगाल में बाउल गीत मैंने देखा है और सुना है अपनी यात्राओं में। बाउल गीत, बाउल का तात्पर्य होता है वातुल, संस्कृत में वातुल शब्द है। और वातुल शब्द वैसे संस्कृत में उनके लिए आता है जिनका वात जो है कुछ बढ़ जाता है, वो ज्यादा बोलने लगते हैं, बड़े ही वाचाल प्रकृति के हो जाते हैं। तो बकवा मतलब निंदा के अर्थ में उन्हें बकवासी कहा जा सकता है, वाचाट, वाचाल। लेकिन वो बाउल जो है भगवान शिव के परम भक्त होते हैं और हाथ में एक तारा लेकर के शंकर के रूप में अपना मेकअप करके वो हल्के हल्के एक तारा बजाते हुए, नाचते हुए दरवाजे दरवाजे घूमते हैं और केवल भगवान शंकर का चरित्र गाते हैं। भगवान शंकर का चरित्र गाते हैं कि कैसे वो दो देवलोक में भिक्षाटन कर रहे हैं, कैसे वो अपनी दूसरी पत्नी पार्वती को खोज रहे हैं देवर सप्तर्षियों से पता लगने के बाद कि आपकी पूर्व पत्नी सती जो है वो हिमाचल के घर पैदा हो गई हैं पार्वती के रूप में। तो कैसे वो उसका पता लगा रहे हैं। इन चरित्रों को लेकर के बंगाल में बड़े मधुर गीत गाए जाते हैं, बड़ा ही रोचक होता है वो। और घर की गृहिणियां बाहर निकल करके उन जोगियों का, उन नर्तकों का बड़ा आदर सत्कार करती हैं और उनको हर प्रकार से संतुष्ट करती हैं। तो मैंने उन गीतों को उतारा। वैसे तो मैंने हर प्रांत के गीत को लिखा
आपके यहाँ का भी गीत लिखा, मैंने अभंग भी लिखे, लेकिन मैं यहाँ आपको एक बाउल गीत के एक दो छंद मैं आपको सुना रहा हूं, जिसमें कि एक जोगी, एक जो है भिक्षुक, एक तारा बजाता हुआ, वो नाचता हुआ, घूम घूम करके नाचता हुआ, वो भगवान शिव का गीत गा रहा है, उनसे प्रार्थना करके कुछ याचना कर रहा है। शंभो शंभो दुरितं ममापि हर शंभो शंभो दुरितं ममापि हर शंभो शंभो दुरितं ममापि हर शंभो शिशिरय गंगया ममापि हर भालम शिशिरय गंगया ममापि हर भालम रोषम ममापि कुरु मरण करालम शिशिरय गंगया शिशिरय गंगया मयापि ममापि हर भालम रोषम ममापि कुरु मरण करालम ममापि कंठे विलसतु गरलम ममापि कंठे विलसतु गरलम दुर्जन जम शंभो दुरितं ममापि हर शंभो शंभो दुरितं ममापि हर शंभो शंभो दुरितं ममापि हर शंभो ममापि गेहे कापि भव्या भवानी। हे प्रभु, हे शंभो, मेरे घर में जैसे आपके घर में एक भव्य भवानी है, ऐसे ही मेरे घर में एक ऐसी ही भवानी पत्नी के रूप में आए, और मेरे घर में भी एक विघ्न विनाशी गणपति जैसा पुत्र पैदा हो। ये वो नर्तक गा रहा है। ममापि गेहे कापि भव्या भवानी हिमगिरि दुहिता लसतु सुखधानी। ममापि गेहे कापि भव्या भवानी हिमगिरि दुहिता लसतु सुखधानी। विघ्न विनाशी सुतो ममापि जायताम्। विघ्न विनाशी सुतो ममापि जायताम्। देहि वरम शंभो दुरितं ममापि हर शंभो शंभो दुहितं ममापि हर शंभो। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। आशा है कि मेरे इस व्याख्यान से आपका जरूर थोड़ा बहुत नयनोन्मीलन होगा। यद्यपि मेरा स्वास्थ्य लंबी यात्रा के कारण, सर्दी जुकाम से ग्रस्त होने के कारण बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मैं वचनबद्ध था, इसलिए मैंने आपके समक्ष अपनी बातें कही। मुझे बड़ी प्रसन्नता है। बंबई विश्वविद्यालय में हमारे मित्रगण सदैव मुझे अयाचित सम्मान और आदर देते रहे हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर कोई प्रश्न है तो हाँ, क्या हम ले सकते हैं? जी। So anyone has any question, query?
Please raise your hand. So, yeah, Kanak wants to ask. हाँ, हेलो। नमस्ते सर। आपने एक्सपेरिमेंटल पोइट्री की बात की। जी। सबसे पहले अगर मेरा कोई परिचय हुआ मॉडर्न लिटरेचर से तो वो था आपका ही लिखा हुआ एकांक नवरस प्रहसनम, जो शायद बहुत एक्सपेरिमेंटल है। तो जो आपने कॉन्सेप्ट लाया ऑफ पर्सोनिफिकेशन ऑफ आइडियाज और थॉट्स, जी। उसके पीछे क्या सोच थी? क्योंकि मैंने उस पे प्रोजेक्ट लिखा अपनी जितनी मेरी क्षमता थी, पर फिर मुझे पता चला आपने और 2 ऐसे लिखे जिसमें एक तो वाणी घटक मेलकम था जिसमें ग्रामर कॉन्सेप्ट्स थे। तो क्या वो पढ़ के हम वो कॉन्सेप्ट और सीख पाए वो था, या आपने खुद के समझ के हिसाब से लिखा? आई डोंट नो व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड राइटिंग इट। जी हाँ, जी हाँ। आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं। असल में मेरे प्रयोगवाद के अनेक पक्ष हैं। पहली बात तो यह है कि मैं चाहता हूं कि सॉरी, मेरा सोचना ये था कि लोग प्रहसन और हास्य के नाम पर प्रायः अश्लील घटनाओं का प्रयोग किया करते हैं, जबकि हम शिष्ट कोट से भी अपने पाठकों को हंसा सकते हैं। इसलिए जब मैंने वाणी घटक मेलकम लिखा तो इसको बड़ी प्रसिद्धि मिली कि व्याकरण के जो प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों का भी पर्सोनिफिकेशन करके एक अच्छे हास्य की सृष्टि की जा सकती है। इस दृष्टि से मैंने उसका प्रयोग किया। इसी तरह से आपने जिन नाटकों की चर्चा की है उसमें मेरा उद्देश्य ये सदैव रहा है कि संस्कृत कविता पर प्रायः अंग्रेजों ने तो पहले ये लांछन लगाया ही था कि संस्कृत कविता अपने तत्कालीन समाज को टच नहीं करती है। किसी भी युग के महाकाव्य को हम पढ़ें तो उस युग के समाज कैसा था इसका बोध नहीं होता है। अपने साहित्य को पढ़ करके मुझे उनके आक्षेप में कुछ सच्चाई सी प्रतीत हुई। महाकवि कालिदास इत्यादि कुछ महान प्रतिभाओं को आप छोड़ दें तो सचमुच अनेक कवि ऐसे हैं जो केवल राजधानी के वर्णन में ही लीन रहे। उन्होंने मुड़ करके समाज की ओर नहीं देखा, झुग्गी झोपड़ियों की ओर नहीं देखा, पामरों की बस्ती की ओर नहीं देखा, उनकी समस्याओं की ओर नहीं देखा। मैं इसीलिए यथार्थवाद की ओर मुड़ना चाहता था कि मैं अपने समाज को देखूं। इसलिए मैंने ऐसे एकांकी लिखे जिस एकांकी में भीख मांगने के नए नए टुटके भी रूपांतरित किए गए हैं। कैसे भीख मांगी जाती है और आज भीख मांगने के कितने प्रकार प्रचलित है। ये काशी में मैंने अपनी आंखों से देखा कि अपने ही पति के ऊपर सफेद चादर उड़ाकर उसको मरा घोषित करके एक महिला उसके लिए भीख मांगती दिखाई पड़ी मुझे, और थोड़ी ही देर में उसने सैकड़ों रुपए कमा लिए। बाद में पता चला कि ये उसका रोज रोज का धंधा है और इसी प्रकार वो पैसा इकट्ठा करती है उसके दाह संस्कार के नाम पर। तो हमारा समाज इतना नीचे गिर गया है कि मतलब हम भीख मांगने में भी इस प्रकार का कौशल अपना रहे हैं। तो मैंने उस पर एक एकांकी लिखा और अंत में उस महिला को गिरफ्तार करवाया कारपोरेशन की ओर से और उसकी आदतें छुड़वाई और उसके जो है उसको जो है पुलिस कस्टडी में दिया।
तो इस प्रकार का जो है कि परंपरा, राष्ट्रपति के यहाँ हम मिलने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, बड़े बड़े विद्वान बैठे रहते हैं जिनको कि टाइम मिला हुआ है मिलने का, लेकिन वे बेचारे बैठे ही रहते हैं। और जो है क्रिकेट खेलने वाले लोग और फुटबॉल खेलने वाले लोग या बॉलीवुड के लोग ये बीच में ही कूद करके चले जाते हैं और उनको जो है उस विद्वान की तुलना में आगे करके उनको पहले मिला दिया जाता है। ये एक प्रकार से हमारी संस्कृति के सर्वथा विरुद्ध है। मुझे ये चीज अखरी, तो इसलिए मैंने इस पर एकांकी लिखा और उसमें जो है उनका राष्ट्रपति का अपना एक क्लास फेलो जो कि मिलने में समय नहीं पा सका, वो अंत में जब जाता है तो राष्ट्रपति से इसकी शिकायत करता है और बताता है कि हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कितने स्वतंत्र हैं, हमारी आदतें, हमारी जो है वो सब कुछ नहीं बदला है। तो हमारा दृष्टिकोण सदैव सुधारवादी रहा है। हमने जो है ये जो है मानवीय संगठन के माध्यम से मैंने एक जो है कारागार का निरीक्षण करवा करके उसमें जो बंद अपराधी हैं उन अपराधियों को जो है मैंने एकांकी का विषय बनाया। और ये एकांकी ऐसे हैं जो बड़ी सरलता से नुक्कड़ नाटक के रूप में खेले जा सकते हैं, जिनमें कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसी समस्याओं को मैंने लिया ताकि आगे कोई न कर सके कि अमुक भाषा में ये सारी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन आप लोग अभी भी रामायण और महाभारत की गलियारे में ही घूम रहे हैं। आप लोग अभी भी केवल पौराणिक कथाओं को ही लेकर के कविता लिख रहे हैं। इस कलंक को धोने के लिए मैंने संस्कृत कविता को उस गांव गिराव तक पहुंचाया, उस झुग्गी झोपड़ी तक पहुंचाया जिनके घर में शाम को दिया नहीं जलता है, जिनके पास केरासिन का तेल नहीं है, जिनके घर में बच्चों को खाने के लिए अन्न नहीं है, जो केवल महुए के दाने को जो है भून करके किसी तरह अपनी रात बिताते हैं। यदि मेरा आप साहित्य पढ़ें, मेरा साहित्य जैसे भी आप कहें उसे अच्छा या बुरा, लेकिन इतना विशाल हो गया है कि मैं स्वयं जो है उसकी चौहद्दी नहीं आंक पाता। अब तक मैंने करीब 200-250 रचनाएं लिखी और कोई हमने विधा छोड़ी नहीं। मैं अकेला व्यक्ति हूं जिसने साहित्य के सभी पक्षों को, चाहे वो दृश्य पक्ष हो, चाहे वह श्रव्य पक्ष हो, कथा पक्ष हो, हर एक पक्ष का पल्लवन मैंने किया। काव्य शास्त्र को भी लिखा, लोक परंपरा को भी लिखा, और अब इतना ज्यादा हो गया है कि इस पर जो है नई पीढ़ी को ध्यान देना चाहिए। अभी भी हमारे संस्कृत जगत में इतनी सहृदयता नहीं है। बहुत से विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पर विभागाध्यक्षों के रूप में बैठे हुए लोग जो कि क्रिएटिव जीनियस के नहीं है या सहृदयता जिनमें नहीं है, वे अर्वाचीन संस्कृत साहित्य को बड़े द्वेष और उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं और अभी भी वो ये हाथ लगाते हैं कि जो पहले लिखा जा चुका अब कोई नया क्या लिखेगा। वो तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि आज कोई कादंबरी नहीं लिखेगा, लेकिन ये भी तो सोचिए कि महाकवि बाणभट्ट भी तो आज की तरह कोई छोटी मोटी कहानी नहीं लिख पाए। जो कहानी आज लिखी जा रही है 2-3 पन्ने की कहानी है, लेकिन आपको रुला देती है। ऐसी कहानियां भी लिखी गई। हमारी कथाओं को पढ़कर जब दूसरी भाषा के लोग हमको पत्र लिखते हैं कि आपने तो प्रेमचंद की परंपरा को भी पीछे छोड़ दिया, तब हमें गर्व होता है कि हम केवल संस्कृत को जीवित रखने के लिए नहीं लिख रहे हैं, बल्कि हमारे लेखन का महत्व है। हमारी कहानियों में ऐसे ऐसे प्रसंगों को मैंने उठाया है कि जिन प्रसंगों को पढ़ करके आप रोए बिना रहेंगे नहीं, और उन परंपरा जरूरत है आज उस साहित्य को पढ़ने की। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर पर आप ध्यान दें, क्योंकि देखिए आप धनी मानी और सामाजिक ऐश्वर्य के भागीदार तो अपने पिता और पितामह के माध्यम से हो सकते हैं, लेकिन जीवन तो आप केवल अपने स्वास्थ्य से और अपनी शरीर संपत्ति से ही हो सकते हैं। इसी तरह से संस्कृत जो है उसके पास प्राचीन अपने साहित्य की जो अपार थाती है
वो तो उसकी निधि है ही है, लेकिन संस्कृत की जीवंतता तब सिद्ध होगी जब आज लिखी जाने वाली संस्कृत भाषा में इतनी मूल्यवत्ता हो, इतने सामाजिक गुण हो कि वो अन्यान्य भाषाओं के साथ अपनी तुलना में खड़ी रह सके। तो आशा है कि मेरे इस संकेत को आप समझ रहे हैं। इसलिए नई भाषा पर यद्यपि मेरी ये भी शिकायत है कि जितना प्रभूत मात्रा में संस्कृत में लिखा जा रहा है, ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अशुद्ध संस्कृत लिख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5000 वर्षों के हमारे संस्कृत साहित्य में एक भी अक्षर किसी ने गलत नहीं लिखा है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध नहीं लिखा है। कृपा करके अपने मन से क्रियाओं का रूप मत बनाइए, अपने मन से जो है प्रकृति और प्रत्यय का निर्धारण मत कीजिए। अपने पास सदैव व्याकरण का एक ग्रंथ अवश्य रखें, जहां कहीं भी आशंका हो वहां पर उसको कंसल्ट करें, क्योंकि लगभग 1000 वर्षों से हमारी संस्कृत की परंपरा हमारे हाथों से च्युत हो गई है। इसलिए संस्कृत के प्रति अब हमारा वह आत्मविश्वास नहीं है जो पहले होना चाहिए। इसलिए ये कोई बुरी बात नहीं है कि आप अपने लेखन को अपने किसी शिष्य से पढ़वा लें, अपने किसी जो है अच्छे मित्र को पढ़वा लें। तो प्रायः ऐसा होता है कि अपने लेखन में अपनी अशुद्धियां स्वयं व्यक्ति को नहीं दिखाई पड़ती हैं मोहवश। इसलिए चाहे जिस किसी और को पढ़ाए, लेकिन संस्कृत को जरूर एक बार दिखा देना चाहिए। जब आप कुछ दिन इस तरह से अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा जब आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप एकदम खरा सोना आपकी लेखनी से प्रकट होगा। यही मेरी शुभकामना भी है और यही मेरा संस्कृत के भविष्य के प्रति यही मेरी सोच भी है। एक और क्वेश्चन है सर। अक्षता, प्लीज अनम्यूट एंड आस्क। अक्षता, प्लीज अनम्यूट। हेलो सर, आपने जो कहा था कि मैट्रिकल पोएट्री और लिरिकल पोएट्री, तो दोनों में फर्क क्या होता है और क्या होती है दोनों? दोनों में बेटा सबसे बड़ा फर्क ये है कि मैट्रिकल पोएट्री जो है ये छांदस प्रक्रिया है। इसे वार्णिक छंद कहते हैं। ये अक्षरों के लघुत्व और गुरुत्व को दृष्टि में रख करके लिखी जाती है, जबकि जो गीत परंपरा है वो केवल मात्रा की संख्या को दृष्टि में रख करके लिखी जाती है। मात्राएं उसमें बराबर होती हैं, लेकिन लघु गुरु का विधान जो है वो परिवर्तित आप कर सकते हैं। तो जब आप छंद शास्त्र पढ़ेंगे, वृत्त रत्नाकर कभी उठा करके पढ़िए भट्ट केदार का, तो आपको दोनों का जो है अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। या मैंने एक किताब जो है बीए के लिए लिखी थी, छंदोलंकार सौरभम। यदि आपको वो किसी तरह से मिल जाए, मिलेगी तो इलाहाबाद में, लेकिन उसमें मैंने जिस तरह से मैं कक्षा में पढ़ाता था उसी तरह से उसमें छंद को समझाया गया है। और मेरा विश्वास है कि एक बार उसमें छंद रचना की प्रक्रिया को आप पढ़ लें तो उसी दिन छंद लिखना आप सीख जाएंगे। तो कोई कठिन कार्य नहीं है। वार्णिक छंद और मात्रिक छंद, मात्रिक छंद मात्राओं की गिनती के आधार पर लिखा जाता है और वार्णिक छंद वर्णों की गिनती के आधार पर लिखा जाता है। बस दोनों के भीतर यही एक परंपरा है। सामान्य रूप से इसको लोग गीत परंपरा और जो है पद्य परंपरा के रूप में जानते हैं। हाँ, ओके। गीत परंपरा मतलब जो पद्य परंपरा जो मैट्रिकल है वो, और गीत परंपरा जो लिरिकल है वो। हाँ, जैसे हाँ। आपका जितना जो आप पढ़ते हैं, जैसे किरातार्जुनीयम है, रघुवंशम है, ये सब जो है वार्णिक छंदों में लिखा गया है। जो वार्णिक परंपरा है ये छंदों में 4-4 चरणों के
चार चार चरणों के जो छंद होते हैं उनमें इसका नियमन होता है, और आपको उन्हीं छंदों के आधार पर आपको अपनी कविता लिखनी पड़ेगी। जैसे कह दिया कि जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, तो ये वंशस्थ का एक तरह से लक्षण हो गया। ये लक्षण ये बताता है कि इसमें जो है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, जो वर्ण है, जो अक्षर हैं, उनको जगण तगण और जगण रगण इस क्रम में आना चाहिए। अब जगण तगण जगण रगण, इनमें से प्रत्येक गण 3-3 अक्षर का होता है। इसका मतलब कि इस छंद में प्रत्येक चरण जो है 12 अक्षर का होगा। अब आपको तुरंत जो है इन गणों का स्वरूप याद होना चाहिए। जगण क्या है? जो गुरु मत जगतः, माने उसे कहते हैं जगण जिसमें गुरु अक्षर जो है बीच में हो और उसके अगल बगल जो है ये लघु अक्षर हो। तगण क्या है? अंत लघुस्तः, जिसमें प्रारंभ के दोनों गुरु हो, अंत वाला लघु हो। फिर जगण है और फिर अंत में रगण है। रगण क्या है? र ल मध्य, रगण उसे कहते हैं जिसमें लघु अक्षर मध्य में होता है। तो अब इसको यदि आप एक अक्षर में गुनगुनाएं तो इस तरह से गुनगुनाएंगे, नना नना ना नना 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 ना नना नना नना। इसी तरह से नना नना ना नना नना नना, इसको लघु गुरु बना दीजिए। अब इसी के आधार पर अपनी कविता के अक्षरों को खोजिए, शब्दों को खोजिए, बैठाते चले जाइए, आपकी कविता बन जाएगी। अब इतनी सरलता से तो नहीं बन जाएगी, लेकिन हाँ परिश्रम करेंगे तो 2-4 दिन में जरूर बन जाएगी। और कोई सिद्ध गुरु मिल जाएगा तो हो सकता है कि 2-4 घंटे में आपको समझा दे, बता दे। तो आप अपने गुरु के पास जाइए जो छंद रचना कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपको ये रहस्य बता देंगे। हम तो जब पढ़ाते थे इलाहाबाद में, एमए में छंद रचना पढ़ाते थे, तो प्रायः कक्षा में 80% बच्चे कविता लिखना जानते थे, और उनमें से तो कुछ ऐसे हैं जो आज राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छे कवि हैं मेरी परंपरा में। तो आप भी निराश न हो, परिश्रम करें तो आप निश्चित रूप से अच्छी कविता लिखना प्रारंभ करेंगे। देखिए इस साल का जो युवा पुरस्कार है वो आपके ही प्रांत को मिला है, कुमारी श्रुति कानिटकर को। आपको हार्दिक बधाइयां। आपके विश्वविद्यालय की ही शायद वो लड़की है, लेकिन वो लिख रही है बराबर, और उसने परिश्रम किया है तो उसका परिश्रम सार्थक हुआ। थैंक यू सर। रामकृष्णन, प्लीज unmute. आदरणीय अभिराज महोदय, I think we are truly blessed to listen to the pravah of poetry that came from your lips. And I was wondering, what is the basic quality that one should have apart from a passion to write poems? Can we cultivate that creativity to an extent? I think आपने वो with the previous questionnaire अक्षता को आपने बोला था, but उसका प्रक्रिया क्या है? I would like to know, is there any structured way by which we can develop that creativity to write poems? जी, अब काव्य रचना की प्रक्रिया तो मैडम जो है व्यावहारिक है, और जब तक उसे आमने सामने बैठ करके डिस्कस न किया जाए, उसको इस तरह से जो है ऑनलाइन समझा पाना थोड़ा कठिन है। लेकिन कभी आपके यहाँ आने का अवसर मिलेगा तो मैं जरूर इस पर चर्चा करूंगा और आपको पद्य रचना सिखाने का प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद। राजेश भयानी। थैंक यू सर। ये तो बहुत संस्कृत आधुनिक कविता के पूरे समय काल को जानने का अच्छा मौका था। अभी मेरा प्रश्न है वो
संस्कृत को लोक भोग्य बनाने के लिए आम आदमी संस्कृत में ज्यादा से ज्यादा बोलना प्रयास करे। और उसके लिए मैं देख रहा हूँ निजी क्षेत्र में तो काफी जगह से प्रयास हो रहे हैं, काफी ऑनलाइन क्लासेस भी चलाए जाते हैं, बहुत से फ्री भी है। लेकिन सरकार की ओर से या शैक्षणिक नीति के संदर्भ में इसमें और क्या प्रयास होने चाहिए ताकि संस्कृत आम आदमी को वाकई आम आदमी की भाषा बनने लगे? अब ऐसा है, प्रियवर की प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अब शासन को क्या करना चाहिए, तो इस विषय में मैं क्या बताऊं। यदि मैं इसमें कुछ अपने मन की बात कहता हूं तो हो सकता है कि वो शासन की नीतियों के विरुद्ध हो। शासन ने जो है सन 2000 में ही संस्कृत भारती की स्थापना की, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया संस्कृत को जनभाषा बनाने के लिए। लेकिन सन 2000 से लेके अब 2022 साल तो बीत गया और मैं नहीं समझता कि किसी भी राज्य का कोई गांव संस्कृत बोलने लगा हो। हाँ, ये जरूर हुआ कि संस्कृत भारती बन जाने से इस परंपरा में दीक्षित ढेर सारे मित्रों को जीविका का साधन मिल गया और वे अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, संस्कृत को बोलचाल की भाषा बनाने में भी लगे हुए हैं। मैं उनके इस प्रयत्न की प्रशंसा करता हूं। लेकिन शासन की अपनी नीतियां अपने प्रकार की होती हैं, उनको राय बात देने के लिए दूसरे प्रकार के लोग हैं जिनसे वो पूछते होंगे। हमसे कभी पूछेंगे तो मैं जरूर उन्हें बताऊंगा कि संस्कृत के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन अपने व्यक्तिगत कैपेसिटी में मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूंगा कि यदि आप स्वयं को संस्कृत के प्रति समर्पित कर देंगे तो संस्कृत अपने आप जो है आपके व्यक्तित्व में समा जाएगी, आपको सिद्ध हो जाएगी, आपको उसका आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए औरों के बारे में मत सोचिए कि शासन क्या कर रहा है और लोग क्या कर रहे हैं। हमने जो कुछ किया अपने परिश्रम से, अपने अभ्यास से, अपने गुरुजनों की कृपा से किया, और आप भी निरंतर लगे रहेंगे तो अपने आप आचार्य दंडी कहते हैं कि श्रुतेन यत्नेन च वाग उपासिता ध्रुवम करोत्येव कमप्यनुग्रहम। जब आप प्रयत्न से और अपने स्वाध्याय से भगवती सरस्वती की सेवा करेंगे तो ध्रुवम करोत्येव कमप्यनुग्रहम, तो निश्चित रूप से वो आपके प्रति कृपा करेगी। तो आप लगे रहिए, नए साहित्य को पढ़िए और अच्छे लोगों को पढ़िए जिनकी प्रतिष्ठा है और जिन्होंने अच्छे साहित्य का निर्माण किया है। आप उनको पढ़िए, उनसे सीखिए कि ये कैसे कविता लिखते हैं, किस प्रकार कविता लिखते हैं, इनकी कविता में आए हुए जो शब्द हैं वो किस प्रकार के हैं, कहाँ से ये शब्द ले आते हैं। तो निश्चित रूप से आपका उससे लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक वे ऑफ लाइफ बता दिया। धन्यवाद। हाँ, आशीर्वाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कोई प्रश्न है? अब रहने दीजिए मैडम। यस यस, आपका क्योंकि प्रकृति अस्वास्थ्य होने के बावजूद आपने इतना बहुत प्रेरणादायी व्याख्यान दिया है। हम बहुत बहुत कृतज्ञ है इसलिए। नहीं, कोई और बात नहीं है। मैं तो सदैव उपलब्ध हूँ। आप जब कभी फिर अवसर देंगे हम आपके साथ रहेंगे। जरूर जरूर सर, और ऑफलाइन के माध्यम से प्रत्यक्ष उपस्थित रह के अगर आप व्याख्यान दे सकेंगे तो आपको ही आप और विद्यार्थी दोनों हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। आप व्यवधान जब भी नहीं रहेगा। बुलाएंगी, हाँ, आपके विद्यापीठ के लिए मैं सदैव प्रस्तुत हूँ, आ जाऊंगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। अजय, अजय सर। Yes, madam. Are you doing proposing vote of thanks, right? No, Suchitra madam. Suchitra madam is proposing vote of thanks. Suchitra madam. हो हो, नमो नमः। नमस्कार सर, राजेंद्र हाँ, मिश्र जी, नमस्ते। नमो नमः to all my intelligent colleagues and dignitaries and all Sanskrit lovers who have actively participated in the today's online lecture series. Myself, Dr. Suchitra Tajni, on behalf of the Faculty of Department of Sanskrit, take this opportunity to deliver vote of thanks. Let me thank all for attending and enjoying the lecture titled Modern Tendencies of Sanskrit Poetry, organized by the Department of Sanskrit and Rutayan. A special thank to Dr. Abhiraj Rajendra Mishra for presenting his views and types of modern Sanskrit poetry. सर जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से जो अनेक विध ऐसी विधाएं यहाँ पर प्रचलित हुई है आधुनिक संस्कृत काव्य में, उसका ब्यौरा आपने सुस्वर पद्धति से हमारे सामने रखा। और इसीलिए विद्युत माला, जिसमें आपने पूरा शतक काव्य लिखा है, वह भी विद्युत की तरह माला में आपने वह गुंफित किया है, जिसको बहुत ही कठिनता से 8 के 8 दीर्घ वर्णना चाहिए, यह आपने बताया था। तो आपकी बुद्धिमत्ता, जो प्रतिभा है, वह बहुत ही अनूठी है। और आपने सभी लोकगीतों को जनसामान्य तक पहुंचाया। हम कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, और उस साहित्य में समाज का दर्पण कैसे झलकना चाहिए, वह आपकी कविताओं से रूबरू प्रतिबिंबित होता है। और इसीलिए आपने चैत्र, स्कंदहारियम यानी पालखी उठाने वालों तक को भी आपने नहीं छोड़ा है। आपने हर एक समाज के जो पिछड़े वर्ग है, उनके ऊपर भी कविता लिखी हुई है। तो इस प्रकार से आपकी जो भी कविताएं हैं वह बहुत ही सुंदर है। और इसलिए मुझे आपके जो 5 साल पहले आपने एक कविता गाई थी संस्कृत का महत्व प्रतीत करने वाली, नम्रिता म्रियते नमरिषति वा, वह बहुत ही सटीक लग रही है कि आपके तरह ही और भी आधुनिक कवि है जो अपनी प्रतिभा से इस संस्कृत को कभी भी नम्रुत होने देंगे तो उसे जीवित ही रखेंगे। और ऐसी यह जो संस्कृत भाषा है वह लगातार आगे बढ़ती रही। और हमारे यहाँ पर भी ऐसे प्रतिभा के धनी उपज रहे हैं। श्रुति कानेटकर उसमें से एक है, और भी नए नए छात्र हैं जिनमें यह प्रतिभा हो, तो वह भी आगे चलकर ऐसे लोकगीतों में अपनी जो अभिव्यक्ति है वह कर सकते हैं। यह भी सर जी ने बहुत ही सुंदरता से यहाँ पर हमारे सामने बच्चों के लिए एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। जरूर जरूर। तो इस प्रकार से finally I thank to all participants and technicians for their contributions, without whom this online lecture would not have been succeeded. On behalf of the organizer, I declare that today's lecture is over. We will meet today again at sharp 3 p.m. Once again, thank you. Thank you, sir. अच्छी बात, थैंक यू। थैंक यू सर, नमस्ते। शकुंतला मॅडम, हो हो, कॅमेरा सुरू होत नाहीये लोकांचा. मी म्हणत होतो एक फोटो घेतला असता आपण. हो हो हो, नाही होतंय का सुरू? नाही, सुरू होत नाहीये. ते सेटिंग मधून सुरू करता येत नाहीये तो. ओके,
मॅडम आपण बंद करूया आता मीटिंग. हो हो, कारण बरेच जण आता लेफ्ट झालेत. हो हो, आणि ती सेटिंगही नाही होते. हम्म.